Hello guys, welcome to E-Study Zone. In the previous videos, I have discussed about Rutherford model and Thomson atomic model in order to know the structure of an atom. So in this video, I am going to discuss about Bohr's atomic model. जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो उसके उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ बोहर्स के पोस्टुलेट्स के बारे में बात करूंगी। बाकी सब इसके कंक्लूजन्स, इसकी वीकनेस और इसके रिजल्ट्स मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। So before starting the video, I request you all to like and share the videos and please do subscribe my channel. So now we talk about Bohr's atomic models. Before talking Bohr's atomic models postulates, I will like you to tell about the neutron. क्योंकि जो रदरफोर्ड का जब मॉडल आया था तो उस टाइम पे दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। उस टाइम न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं रदरफोर्ड के मॉडल के बाद उनकी डिस्कवरी हुई बाय चैडविक ने ये डिस्कवरी की थी। जो न्यूट्रॉन होते क्या है, न्यूट्रॉन क्या कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी इन पे चार्ज नहीं होता। दे आर हैविंग नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन्स का मास वो एग्जैक्टली प्रोटॉन्स के मास के इक्वल होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन्स का मास भी इक्वल इतना ही होता है। अब जब न्यूट्रॉन्स का मास डिस्कवर हो चुका था और न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, तो अब बोहर्स के पोस्टुलेट्स की बात करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स का भी यूज है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें अकेले प्रोटॉन्स नहीं होते, उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो पहले बात करते हैं बोहर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट की। बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि द एटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जो न्यूक्लियस है एटम का, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट हैं। और जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है। ये तो रदरफोर्ड ने भी अपने मॉडल में बताया था। ये सेंटर में प्रेजेंट है। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका साइज स्मॉल है और इट्स प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है बोहर का कि जो ये न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, इसके चारों ओर, इसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स में। अभी हम इन ऑर्बिट्स की भी बात करेंगे। इनके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रिवॉल्व करते हैं जैसे कि सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल है किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का है। तो इनकी रिवॉल्यूशन बैलेंस्ड है। बोहर का नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स थे, न्यूक्लियस के चारों ओर जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये एक रदरफोर्ड की मॉडल की क्या वीकनेस थी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल बताता था कि कोई भी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी लूज करता रहता है और फाइनली आके वो न्यूक्लियस पे गिर जाता है। बट बोहर ने इस जो उसकी वीकनेस को दूर किया। तो बोहर ने क्या बताया कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। कोई भी इलेक्ट्रॉन
उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 का वो इंटीग्रल मल्टीपल है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होते क्या है, एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, ये भी बिल्कुल सेम है बट ये सर्कल के उसमें है। तो एंगुलर मोमेंटम का अनदर फॉर्मूला है mvr। mvr से भी हम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। तो mvr इज इक्वल टू NH/2 जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम है NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। और यहाँ पे n क्या है, n है ऑर्बिट का नंबर। n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। यहाँ पे r है रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। v है वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक एक चीज ध्यान से सुनना ताकि आपको एक एक चीज माइंड में क्लियर हो। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कांस्टेंट है। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसको आपको पता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, हालांकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस बोहर के इस पोस्टुलेट से ये साफ होता है कि एंगुलर मोमेंटम की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर हम n की वैल्यूज पुट करें 1 2 3, अगर हम n की वैल्यूज 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी, H/2 या तो ये एंगुलर मोमेंटम हो सकता है किसी का। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 H/2 H/2 हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। 3 पुट करेंगे, 3 H/2 3/2। तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है यहाँ पे। सो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि उस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एक ही वैल्यू होगी और वो फिक्स होगी। नाउ जो बोहर का फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या बताता है कि जो अब हमने जिन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की बात करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन जिनके अराउंड रिवॉल्व करता है, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे कि ये जब कोई इलेक्ट्रॉन इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। इट डज नॉट लूज एनर्जी, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट एनर्जी। जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि वो उसकी एनर्जी लूज हो सकती है और वो न्यूक्लियस पे गिर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक क्वांटाइज्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें इनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और उसे किसी भी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोहर्स का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि बोहर्स का फिफ्थ पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि हर एक जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जैसे कि हमने ये बात किया था, जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो बोहर्स के फिफ्थ पोस्टुलेट्स में उसने बताया कि जो हर स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी हर ऑर्बिट की एक अपनी एनर्जी है। जैसे ये लगा लो, ये 1 2 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो इसी प्रकार काफी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे किसी न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो किसी भी, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, तो जैसे 1 की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी, 2 की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी और 3 की अपनी फिक्स एनर्जी होगी। और जब जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। इनको
1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और K L M N O P एंड सो ऑन से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जब जब न्यूक्लियस से इनकी दूरी बढ़ती रहेगी उनकी एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। ग्रेटर द डिस्टेंस, आई विल बी राइटिंग हियर, ग्रेटर द distance of orbit from nucleus, greater shall be its energy, जितनी न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करती रहेगी उतनी ही इसकी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं बोहर्स के लास्ट और सिक्स्थ पोस्टुलेट की। सिक्स्थ पोस्टुलेट है जो बोहर का, वो क्या कहते हैं कि जैसे कि अब हमने इन एनर्जी लेवल्स की बात करी थी 1 2 3 4 न्यूक्लियस की हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये हम इन एनर्जी लेवल्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये है n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल टू 3 और 4। हम ऐसे ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। जो कोई भी, जैसे मान लें इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 1 में रिवॉल्व कर रहा है, उसको सडनली कोई ना कोई रेडिएशन मिलती है या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो हीट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको एनर्जी मिलती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में, n इज इक्वल टू 3 में, n इज इक्वल टू 4 में भी जा सकता है। वो उस एनर्जी पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली है। तो अब उसके जो नया स्टेट है, जैसे कि वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में आया है, तो उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। I will be highlighting here excited state of an electron। ये अनस्टेबल होती है, थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। ग्राउंड स्टेट में वापस कैसे आता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज n इज इक्वल टू 4 में रिवॉल्व कर रहा है, वो सडनली एनर्जी लूज करता है, अपनी एनर्जी को खो देता है, तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल्स पे आ जाएगा। वो 4 में आ सकता है, वो 3 में आ सकता है, वो 2 में आ सकता है, वो 1 में भी आ सकता है। वो कितनी एनर्जी लूज करता है उस पर डिपेंड करता है। तो जो n इज इक्वल टू 4 है, वो अगर वो n इज इक्वल टू 1 में आता है तो वो उससे रेडिएशन निकलती है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जाता है। तो इससे जो रेडिएशन रिलीज होती हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो रेडिएशन रिलीज होंगी, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जाता है, उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। सो ये थे बोहर के 6 पोस्टुलेट। तो बोहर्स के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने के बाद बोहर ने जो इन पोस्टुलेट को यूज करके बोहर ने इन सारी चीज़ों को, इनकी वैल्यू निकाली थी कि एनर्जी डिफरेंस क्या होता है 2 ऑर्बिट्स और शेल्स के बीच में, किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, और रेडियाई कितनी होती है ऑर्बिट की, और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो सब हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक्स।